डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन देखने वाले हैं जो कि काइनेमेटिक्स में डिस्कस की जाती हैं। ये सारी की सारी इक्वेशंस जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही हैं, आप इनसे फेमिलियर होंगे। तो हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी समझेंगे, साथ ही साथ हम इनका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है। अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमको पता है कि ये वाली इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल होती हैं। इफ द पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन द फॉलोइंग इक्वेशंस होल्ड। ये सारी इक्वेशंस आप जानते ही होंगे। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी। दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी है वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ये तीन फंडामेंटल इक्वेशंस हैं। इन तीन इक्वेशंस के बेसिस पे आप बाकी की जो इक्वेशंस मैंने लिख रखी हैं, इनको भी आप डिराइव कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि बाकी की इक्वेशंस कैसे डिराइव होंगी। देखिए, ये जो फोर्थ इक्वेशन है इसके अंदर आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प से आप एक्सेलरेशन को एलिमिनेट कर दो, तो आपके पास में फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन 5 कैसे आएगी? देखो, इक्वेशन 5 है एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप यू की जगह पे वी माइनस ए टी रख दो, तो आपको इक्वेशन नंबर 5 मिल जाएगी। ठीक है। फिर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमको पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इक्वेशन नंबर 2 में आप टाइम से डिवाइड कर दो डिस्प्लेसमेंट को, और फिर इक्वेशन नंबर 1 को यूज करो, तो आपके पास में इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। ठीक है। फिर अगर मान लीजिए हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 अवेलेबल है, तो उससे हम इक्वेशन नंबर 7 को भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। फिर इक्वेशन नंबर 8 क्या कह रही है कि हमको nth सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, nth सेकंड में। तो nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो n सेकंड्स के डिस्प्लेसमेंट्स में से अगर हम मान लीजिए n-1 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दें, तो हमारे पास में nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास में, अगर हम ये वाला फंडामेंटल आइडिया लगाएं और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन आ जाती है, nth सेकंड के डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है। तो इस तरीके से आप 1 2 3 इक्वेशन की हेल्प से बाकी इक्वेशंस को आप इजीली डिराइव कर सकते हो। ठीक है। तो जनरली 1 2 3 के अलावा बाकी इक्वेशंस का डेरिवेशन बच्चों को पता होता है या फिर वो कर पाते हैं, पर इक्वेशन नंबर 1 2 3 का डेरिवेशन उनको पता नहीं होता। तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम लोग ये देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 2 3 को कैसे डिराइव करें। क्योंकि जैसा हमने यहाँ पे देखा, अगर हमको 1 2 3 का डेरिवेशन मिल गया तो हमको बाकी इक्वेशंस का डेरिवेशन तो मिल ही जाएगा, है कि नहीं। तो हम 1 2 3 का मेनली डेरिवेशन इसके अंदर देखने वाले हैं, तो मैं आपको इक्वेशन नंबर 1 2 3 का डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमको सबसे जो इंपॉर्टेंट बात दी हुई है वो ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पार्टिकल का। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, है ना। तो इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे, डीवी विल बी इक्वल टू ए डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, ये जाएगा यू से वी तक, ये जाएगा 0 से t तक। अब देखो, अब आती है इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो वो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आ पाता, और फिर हमारी ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो पाती। तो जब आप इस इंटीग्रेशन को ओपन करते हो तो यह आ जाता है वी माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी। यहाँ पे एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन के बाहर इसलिए आ पाया क्योंकि वो कांस्टेंट है। इसीलिए ये इक्वेशंस के शुरुआत में कहा गया है कि ये मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ही ये इक्वेशंस लगेंगी। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में आ गई इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। तो पहली इक्वेशन डिराइव हो गई। फिर दूसरी इक्वेशन हमको दी हुई है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसका हमको प्रूफ डेवलप करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पार्टिकल की ये जो इनिशियल वेलोसिटी है तो कांस्टेंट है, और ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा आप टाइम लोगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी कम या ज्यादा होती चली जाएगी। ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे हमको पता है v इज इक्वल टू होता है डी एस बाई डी टी। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे v है वेलोसिटी वेक्टर, s जो है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी एस विल बी इक्वल टू यू प्लस ए टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, ये 0 से s तक चला जाएगा, ये 0 से t तक चला जाएगा, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये एक्सप्रेशन केवल तभी बनेगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तभी वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये बेसिक इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एक्सेलरेशन का, वी डी वी बाई डी एस। ठीक है। इसका छोटा सा मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ कि ये कैसे आया। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का डीवी बाई डी टी फॉर्मूला होता है, ये तो इन जनरल बच्चे जानते हैं। लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। देखो ये कैसे आता है। हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो डी एस बाई डी एस से। ठीक है। इसको रीअरेंज कर लो, तो ये हो जाएगा डीवी बाई डी एस मल्टीप्लाइड बाई डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी को हम लिख देंगे वी,
डीवी बाई डी एस को हम एज इट इज रहने देंगे। तो हमारे पास में आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एस। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अब इसकी हेल्प से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। तो देखो कैसे होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी डीवी विल बी इक्वल टू ए डी एस। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे ये चला जाएगा u से लेकर के v तक, और ये चला जाएगा 0 से लेकर के s तक। ठीक है, और यहाँ पर भी क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन को हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के। तो हमारे पास में क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ए इंटू एस। ठीक है, और इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में सारे प्रूफ डेवलप हो गए। ठीक है, और मैंने जैसा आपको बताया कि अगर आपके पास में पहली तीन इक्वेशंस अवेलेबल हैं, तो बाकी जो इक्वेशंस मैंने लिखी थी उन सबको तो आप डिराइव कर ही सकते हो। तो ये जो पहली तीन इक्वेशंस हैं ये कैलकुलस से डिराइव होती हैं, जैसा आप देख सकते हो इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन से, कैलकुलस से डिराइव होती है। ठीक है, और अगर आपके पास में पहली तीन इक्वेशंस अवेलेबल हैं तो बाकी की इक्वेशंस को आप डिराइव कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही एप्लीकेबल होती हैं। और जैसा आपने प्रूफ में भी देखा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो फिर इन जगहों से इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आ पाता, ये एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आ पाता, ये एक्सेलरेशन भी इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आ पाता, और ये एक्सेलरेशन भी इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आ पाता अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो। इसीलिए ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, और इसी तरह के और वीडियोस के साथ में हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। ओके देन, थैंक यू, बाय।